अस्सलाम वालेकुम। EDU 402 फाइनल टर्म प्रिपरेशन MCQs है हमारे पास और हम उनको एक्सप्लेन भी करेंगे और कॉन्सेप्ट्स भी लेंगे ताकि हमें फिर ये याद रहें। ठीक है, तो फर्स्ट MCQ हमारे पास है, विच चार्ट इज़ यूज़फुल टू सिलेक्ट द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। कौन सा चार्ट है जो हमारे पास यूज़फुल है टू सिलेक्ट द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कि जो हमने सीखा है उसको एक्सपीरियंस किया है वो उसको सिलेक्ट करने में। तो आपके पास एक ऑप्शन है पाई चार्ट, एक है बार चार्ट, एक है टू डायमेंशनल चार्ट एंड थर्ड वन है लाइन चार्ट। सबसे पहले हम इनको बारी बारी देख लेते हैं ये हैं कौन से। देखिए ये आपके पास एग्जांपल दी हुई है टू डायमेंशनल डायग्राम, इसलिए मैंने आपको शो करवाई है ताकि ज़्यादा जल्दी से आपको समझ में आ जाए। टू डायमेंशन मीन एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस हो गया, दो डायमेंशन इसको होगी हो गई। अगर जी एक्सिस भी होता यहाँ पे तो हम इसको थ्री डायमेंशन बोलते हैं, लेकिन ये टू डायमेंशनल है। और बार चार्ट आपके पास होता है इस तरीके से, देखिए रेक्टेंगल्स बनी होती हैं, ये वर्टिकल भी इस तरह से रेक्टेंगल्स हो सकती हैं जो कि हमें ये शो करवा रही होती हैं। जैसे ये 120 के सामने ये रेक्टेंगल बनी हुई है और इधर 80 को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये हॉरिजेंटल भी इस तरीके से हो सकता है। ये जो मैंने हावर किया ना, ये ऑरेंज वाला या येलो कह लें, ये आपको हॉरिजेंटल हो गया, लेकिन है ये बार चार्ट। उसके बाद आपके पास एक लाइन चार्ट होता है जिसमें ना देखें दो जो भी आपके पास वेरिएबल और नॉन वेरिएबल वैल्यूज़ होती हैं उनके दरमियान जो रिलेशन को शो करने के लिए डॉट्स हम लगाते जाते हैं, फिर उनको आपस में मैच कर देते हैं, तो ये एक लाइन क्रिएट हो जाती है जिससे हमें इसका जो पता चलता है कि क्या डाउन हो रहा है या अपग्रेड हो रही है। तो ये भी आपके पास एक लाइन चार्ट होता है। थर्ड वन आपके पास है पाई चार्ट, जो कि इस तरीके से आपको नज़र आता है। पाई चार्ट जैसे हमारी जो अटेंडेंस लगती है वीयू में, वो इस तरीके से पाई चार्ट बना होता है। ठीक है, तो ये सब चार्ट का आपको थोड़ा सा समझ में आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि यूज़फुल टू सिलेक्ट द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, तो उसका जो राइट आंसर आपके पास है वो है टू डायमेंशनल चार्ट। ये आपके पास करेक्ट आंसर है। याद है ना टू डायमेंशनल कौन सा था, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना हुआ था। अगर यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, ये मैं इसलिए एक एक पॉइंट पे जोर दे रही हूँ ताकि आपको इसकी हिस्ट्री बन जाए और आपको ये याद रहे, फिर MCQ भूले ना। अब ये जिस फाइल में भी आएगा ना ये MCQ, आपको फ़ौरन से याद आ जाएगा। Two-dimensional charts are effective because they allow for the organizing the data across the multiple categories or dimensions. This makes it easier to evaluate and select the learning experiences that align with the specific educational goals and criteria. इस वजह से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा इफेक्टिव भी है और हेल्पफुल है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है MCQ। द करिकुलम डज नॉट नीड टू प्रोवाइड आ, करिकुलम को ज़रूरत नहीं होती किस चीज़ की, सर्टन लिमिटेड एंड प्रेस्क्राइब्ड सेट ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। और ये है एक फ्लेक्सिबल लर्निंग अप्रोचेज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द स्किल डेवलपमेंट एंड कम्प्रीहेंसिव लर्निंग मॉड्यूल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो है ए, अ सर्टन लिमिटेड एंड अ प्रेस्क्राइब सेट ऑफ द लर्निंग। मतलब लिमिट क्यों वर्ड यूज़ कर दिया इन्होंने, लिमिट लगा दिए तो हमें तो करिकुलम में लिमिट की ज़रूरत तो नहीं होती, हमें तो बहुत आउट ऑफ लिमिट कंटेंट चाहिए होता है लर्निंग के लिए। तो ये हमारे पास सर्टन लिमिट एंड प्रेस्क्राइब सेट ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ये जो है ना आपके पास, ये इसकी ज़रूरत नहीं होती। द करिकुलम डज नॉट नीड टू प्रोवाइड, इस चीज़ की करिकुलम में ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, फ्लेक्सिबल लर्निंग इसकी भी होती है, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द स्किल डेवलपमेंट इसकी भी होती है, कंप्रीहेंसिव लर्निंग मॉड्यूल्स इसकी भी होती है हमें ज़रूरत। अगर हम मज़ीद देखें, आ करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक। फ्लेक्सिबल डायनामिक उसके अंदर हम चेंज ला सकें, उसमें कोई फिक्स ना हो, लिमिटेशंस ना हो। अगर हम उसको शॉर्ट करना चाहें, लॉन्ग करना चाहें सिलेबस को, वो उसके अंदर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी और डायनामिक इन नेचर होना चाहिए, रेदर देन द रिजिड। रिजिड कहते हैं मीन सॉलिड, सॉलिड होने की बजाय फ्लेक्सिबल और डायनामिक होना चाहिए। इट शुड adopt to students diverse and needs and interests rather than the being the confined and fixed set of the learning experiences. This approach is foster the creativity and broader the skill. इससे इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा है कि क्रिएटिविटी ज़्यादा आएगी और स्किल डेवलपमेंट में इन्हेंस हो जाएंगे स्किल डेवलपमेंट। तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया कि क्यों हमने इसके जो इसको सिलेक्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, our tendency to react even though the reaction does not actually take place is, ये आपके पास सिचुएशन है, ये क्या कहलाती है, एटीट्यूड कहलाती है। ठीक है, बिहेवियर नहीं है, स्किल भी नहीं है, इमोशन भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास है एटीट्यूड। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं क्यों है। एटीट्यूड रिप्रेजेंट अ मेंटल एंड इमोशनल predisposition to the respond positively or negatively towards a situation। अब ये ट्रू डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर क्वेश्चन आता है ना आपके पास तो आप यही वाली स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट और अ पर्सन, इट रिफ्लेक्ट्स द इंटरनल readiness विदाउट नेसेसरली लीडिंग टू द इमीडिएट एक्शन। तो ये आपके पास एटीट्यूड होता है, जिसको हम उर्दू में रवैया बोलते हैं।
नेक्स्ट आपके पास है, इफ़ द ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर। ऑब्जेक्टिव जो मीन्स के जो भी पॉइंट्स होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव जो भी रीजंस होती हैं वो ऑब्जेक्टिव्स कहलाती हैं, वो क्लियर हैं एंड प्रोवाइड द गाइडेंस फॉर द फ्यूचर लेसन प्लान्स। इट मीन्स दे हैव द बोथ बिहेवियर एंड मीन्स उसके अंदर अब ये स्टेटमेंट बता रही है कि उसके अंदर बिहेवियर भी है और दूसरी कौन सी चीज़ है, उसके अंदर स्किल है, कंटेंट एस्पेक्ट है, नॉलेज है या एटीट्यूड है। तो उसके अंदर दूसरी चीज़ जो आएगी वो आएगी कंटेंट एस्पेक्ट। ठीक है, ये आपके पास करेक्ट आंसर है। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देखें हम, ऑब्जेक्टिव्स नीड टू एड्रेस द बोथ बिहेवियर एंड आउटकम्स, what the student should be able to do, and the content aspects means what the knowledge or skill they need। अब कंटेंट एस्पेक्ट को क्या मतलब है कि व्हाट द नॉलेज और स्किल्स, मतलब स्टूडेंट्स को कौन से नॉलेज और स्किल्स की ज़रूरत है वो आपके पास आता है कंटेंट एस्पेक्ट्स के अंदर। लेकिन जो बिहेवियर आउटकम्स है उसके अंदर आता है व्हाट द स्टूडेंट शुड बी एबल टू डू, क्या चीज़ करने के काबिल हो जाएंगे स्टूडेंट, तो वो आपके पास आता है बिहेवियरल आउटकम्स के अंदर। ठीक है, दिस इज डुअल फोकस इंश्योर्स दैट द लेसन प्लान्स आर वेल स्ट्रक्चर्ड एंड पर्पजफुल। समझ आ गई? नेक्स्ट आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू गेट द एविडेंस। कौन सा तरीका है एविडेंस लेने का? ऑब्जर्वेशन, टेस्ट, इंटरव्यूज या सर्वेस। तो आपके पास देखो, अब मेरे पास अब फाइनल का प्रोजेक्ट है ना मेरा, उसमें मैंने फर्स्ट असाइनमेंट, सेकंड असाइनमेंट, थर्ड असाइनमेंट सारी सबमिट करवा दिए। लेकिन लास्ट में उन्होंने वाइवा रखा है। वाइवा किस लिए रखा है? ताकि वो सबूत देख सकें कि इसने खुद प्रोजेक्ट बनाया है या किसी और से बनवाया है। वाइवा मीन्स इंटरव्यू, इंटरव्यू लेंगे और वो चेक करेंगे, एप्लीकेशन को रन करवा के देखेंगे और क्वेश्चंस करेंगे उसके बारे में। तो सारा डिटेल इंटरव्यू लेंगे ना, मीन्स के क्वेश्चंस करना इंटरव्यू, क्या क्या चीज़ करने के लिए? गेट एविडेंस, सबूत हासिल करने के लिए कि इस बंदे ने या इस स्टूडेंट ने खुद अपना प्रोजेक्ट बनाया है। तो आपके पास बाकी सारी चीज़ें नहीं आएंगी यहाँ, इस क्वेश्चन में आपके पास इंटरव्यूज़ जो है वो करेक्ट आंसर है। Interviews are the effective for the gathering the qualitative evidence, provide the deeper insights onto the students through the opinions and understanding. They allow the evaluators to access the subjective aspects like the attitude and motivations। ठीक है, ये एक्स्ट्रा से लाइंस भी लिखी हुई हैं लेकिन जो बेसिक था कॉन्सेप्ट वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं अगर ठीक से आपको क्लियर नहीं हो रहा। सी ऑप्शन जो करेक्ट है, इंटरव्यूज़। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी चेक्ड अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव्स दैट आर सेट अप। विच ऑफ द, अच्छा ये मैंने जो सर तनवीर की फ़ाइल है ना वहाँ से लिए हैं ये MCQs, लेकिन उधर ना वो ऑप्शंस नहीं थे और एक्सप्लेनेशन नहीं थी, इस वजह से फिर मैंने वहाँ से नहीं पढ़ा रही आपको, खुद से न्यू फाइल क्रिएट करके, इसलिए यहाँ से फिर बता रही हूँ। पढ़ा नहीं रही आपको, आपको दिखा रही हूँ फाइल, यूँ समझ ले, पढ़ाना अभी उस लेवल पे नहीं हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी चेक्ड अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव्स दैट आर सेट अप। सिलेबस, लर्निंग इवैल्यूएशन, टीचिंग प्लान या टाइम टेबल। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास है लर्निंग इवैल्यूएशन। बैकग्राउंड चेक करते हैं इसका कि क्यों लर्निंग इवैल्यूएशन लगाया है। देखिए, लर्निंग इवैल्यूएशन measures whether the students have achieved the defined objectives। लर्निंग इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट करना मीन्स अंदाज़ा लगाना, वो मेजर करता है कि स्टूडेंट्स ने अचीव कर लिया है जो कि हमने ऑब्जेक्टिव्स पहले डिफाइन कर लिए थे कि ये चीज़ स्टूडेंट को ने अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। इट इंश्योर्स अलाइनमेंट बिटवीन द लर्निंग एक्टिविटीज़ एंड डिज़ायर्ड आउटकम्स। मीन्स अब वो कंपेयर करते हैं कि जो हमने इनको जो लर्निंग एक्टिविटीज़ थी, मीन्स कोई चीज़ असाइनमेंट और GPTs या जो कुछ भी असेसमेंट में आता है, और जो आउटकम्स आई हैं वो आपस में उनका क्या रिलेशन बन रहा है कि उसको मीट कर रही हैं जो हमने एक्सपेक्टेशन लगाई थी। हेल्पिंग आइडेंटिफाइंग द एरियाज़ फॉर द इम्प्रूवमेंट, इससे हेल्प होगी कि मज़ीद इम्प्रूवमेंट हम कहाँ ला सकते हैं। ठीक है, इन टीचिंग, इन टीचिंग वी फोकस ऑन, टीचिंग में हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं? डिलीवरिंग द कंटेंट ओनली, कि बस सिर्फ पढ़ा दिया। द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स, के इंडिविजुअल डिफरेंसेस अलग अलग से सब स्टूडेंट का जो है उनको कंपेयर करना कि कौन कितने पानी में है। रोट मेमोराइजेशन, रोट मेमोराइजेशन बेसिकली इज़ अ कॉन्सेप्ट इन विच मीन्स ये अर्लियर कॉन्सेप्ट है जिसमें ये होता था कि आपने फोकस करना होता था कि चीज़ों को बस मेमोराइज़ कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन या जो भी लैंग्वेज हम सीख लें और फार्मूलाज वगैरह मैथ के हो गए, जब भी उसको रिकॉल करें तो फ़ौरन से वही हमारी ज़ुबान पे आए, और उसको इतना रिपीट करवाते थे, इतना रिपीट करवाते थे कि जो बेसिक जो क्रिटिकल थिंकिंग है उस पर फोकस नहीं करते थे, ना ही अंडरस्टैंडिंग पे, बल्कि रोट मेमोराइजेशन या रोट लर्निंग पे फोकस करते थे। ये शुरू शुरू में होता था जब स्टडी का सिस्टम था, अब तो खैर होता है स्किल इम्प्रूव
इम्प्रूव हो रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट है रूट मेमोराइजेशन का। स्टैंडर्डाइज मेथड, तो आपके पास ऑप्शन है कि इन टीचिंग वी फोकस, हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं। अब की बात हो रही है, तो हम द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स इस चीज़ पे फोकस करते हैं, तो इसलिए हमारे पास बी जो है ना ऑप्शन वो करेक्ट आंसर है। देखिए, अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इफेक्टिव टीचिंग कैटर्स टू द डाइवर्स नीड्स, abilities and learning styles of attitudes, addressing the individual differences promotes the inclusivity and personalized learning experience। मतलब एक एक बच्चे के पे फोकस करना, उसके जो भी है सारी डिटेल देखना, तो इससे ज़्यादा वो लर्निंग एक्सपीरियंस होता है या पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस इसमें आती है। ठीक है, ये जो बाकी पॉइंट्स हैं वो रॉन्ग है, क्योंकि सिर्फ कंटेंट पे नहीं हमने फोकस करना, ना ही सिर्फ वर्ड मेमोराइजेशन, ना ही स्टैंडर्ड मेथड के, बल्कि हमने इस पे भी फोकस करना होता है। अब नेक्स्ट आपके पास है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन का मकसद क्या है? ग्रेडिंग द स्टूडेंट्स को मार्क्स देना, आइडेंटिफाइंग द वीक स्टूडेंट का पता चलाना, एक्सटेंट ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड पासिंग द जजमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास है एक्सटेंट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि रियलाइज कर लें कि ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्या हैं। ये आपके पास जो होता है ना, किसका पर्पज़ है? इवैल्यूएशन का पर्पज़ है। क्वेश्चन भी बन सकता है कि इवैल्यूएशन का पर्पज़ क्या है। तो यहाँ पे इसकी जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है, evaluation determines how well the objectives have been achieved. It provides the feedback for the both students and teachers to improve the teaching strategies and learning outcomes। दोनों क्या ये फीडबैक प्रोवाइड करता है जो इवेल्युएशन है। इवेल्युएट करना मीन्स किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना कि असल में प्रोसेस हो क्या रहा है। बेसिकली सिंपल वर्ड्स में मैं यही कहूँगी कि यही होता है इवेल्युएट करना। अच्छा, व्हाट डज द पर्पस ऑफ द इवेल्युएशन बिगिन। पर्पस जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, शुरू कहाँ से होता है? आफ्टर द लेसन इज कम्प्लीटेड, एट द एंड ऑफ द टर्म, एज ऑब्जेक्टिव आर सेट ड्यूरिंग द फाइनल एग्जाम। जैसे ही हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं ना, तो इवेल्युएशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। Evaluation is an ongoing process that starts with the setting the objectives. Continuous evaluation helps to monitor the progress and allows the adjustment during the instruction। मीन continuous मुसलसल evaluation करनी चाहिए, जिससे हम monitor कर सकते हैं progress को और allows the adjustment during the instructions। Next 10th आपके पास है, which curriculum poses the less difficulty in achieving the integration with the regard to the boundaries between the subjects। देखो, पोजेस लेस डिफिकल्टी इन अचीविंग द इंटीग्रेशन मीन्स होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स को आपस में कंबाइन करना, इंटीग्रेट कर देना विद रिगार्ड टू द बाउंड्रीज बिटवीन द सब्जेक्ट्स। यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास, सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम, कोर करिकुलम, मॉड्यूलर करिकुलम एंड एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम। तो करेक्ट आंसर आपके पास है कोर। कोर मीन्स होता है मेन बेस जो होती है। कोर करिकुलम इज द करेक्ट आंसर। ओके, वैसे इसकी डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेते हैं। कोर करिकुलम इज़ डिज़ाइन टू इंटीग्रेट द सब्जेक्ट्स, के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करना, फोकसिंग ऑन द इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग। इट एम्फोसाइजेज ऑन द कनेक्शंस बिटवीन द सब्जेक्ट्स एंड प्रोमोटिंग द कोहेसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉलेज। मीन्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो ना, उसके अंदर टॉपिक सेम सेम आ सकते हैं। लाइक फिजिक्स में हम मैथ के फार्मूलाज भी तो पढ़ रहे होते हैं, तो हमने इंटीग्रेट कर दिया ना दो सब्जेक्ट्स को आपस में। उन तो इस तरीके से जो होता है, ये हमारे पास कोर करिकुलम होता है। देखिए, नेक्स्ट आपके पास है, व्हाट इज अ सोर्स यूनिट। सोर्स यूनिट क्या होता है आपके पास? यूनिट का मीन्स वैसे ही मतलब होता है कि एक सेट कंबाइंड फॉर्म, मुख्तलिफ फैक्टर्स को आपस में कंबाइन कर दे तो वो हमारे पास एक यूनिट बन जाता है। लाइक यूनिट चैप्टर को समझ लें कि उसके अंदर डिफरेंट कंटेंट लिस्ट उसकी होती है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, उसको हम कंबाइन करके एक यूनिट बना देते हैं। तो सोर्स यूनिट क्या होता है? सोर्स उसका क्या होता है? प्लानिंग। प्लानिंग करना, किसी भी चीज़ का स्टार्ट होता है प्लानिंग। तो यूनिट प्लानिंग इज़ द करेक्ट आंसर। लेसन प्लान नहीं है, स्टडी गाइड भी नहीं है, सिलेबस ब्रेकडाउन भी नहीं है इसका। तो आपके पास करेक्ट है यूनिट प्लानिंग। ऑप्शंस डिफरेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम्स में। आपसे पहले कह रही हूँ कि मेरा जो सोर्स है ना, सर तनवीर की फाइल से मैंने एमसीक्यूज लिए हैं, वहाँ पे सीधे सीधे सिर्फ आंसर्स दिए हुए थे। ये ऑप्शंस जो हैं वो मैंने खुद क्रिएट किए हैं। ऑप्शंस आपके एग्जाम में डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर स्टेटमेंट यही होगी तो आंसर आपने यही लगाना है। हुँ? वैसे आपकी इससे प्रिपरेशन हो जाएगी, हो सकता है कि और भी एमसीक्यू आपके आ जाए। अ सोर्स यूनिट सर्व्स एज अ फाउंडेशन फॉर द लेसन प्लानिंग। इट आउटलाइंस द एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटीज दैट गाइड द टीचिंग प्रोसेस, इंश्योरिंग द अलाइनमेंट विद द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट ये देखो, इसका मेन पॉइंट क्या है? सोर्स यूनिट सर्व्स एज अ फाउंडेशन, बुनियाद, एज अ बुनियाद। चैप्टर की जो चैप्टर प्लानिंग की जो बुनियाद होता है ना, वो सोर्स यूनिट होता है।
नेक्स्ट आपके पास है कंक्रीट एक्सपीरियंस टू मेक द कनेक्शंस विद द वोकैबुलरी इज एन एग्जांपल ऑफ। कंक्रीट एक्सपीरियंस क्या है आपके पास? एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग, लर्निंग टू द रीड, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या मेमोराइजेशन टेक्निक्स। तो आपके पास ये है लर्निंग टू रीड, ये आपके पास होती है कंक्रीट एक्सपीरियंस टू मेक द कनेक्शन विद द वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मीन्स के जो वर्ड्स होते हैं हमने उसको बोलना कैसे है, तो लर्निंग टू रीड, रीड कैसे करना है बेसिकली, तो वोकैबुलरी का ताल्लुक रीड से है। यूजिंग द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एंड कंक्रीट एक्सपीरियंसेस हेल्प्स स्टूडेंट्स टू रिलेट द न्यू वोकैबुलरी टू द प्रियर नॉलेज, मेकिंग द लर्निंग मोर मीनिंगफुल एंड मेमोरेबल। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट आर द थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इवेल्युएटिंग द इंस्ट्रूमेंट्स। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है इवेल्युएटिंग द इंस्ट्रूमेंट। फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी एंड रिलायबिलिटी, ये आपके पास है। ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। थर्ड है एफिशिएंसी, एक्यूरेसी एंड इफेक्टिवनेस। फोर्थ है आपके पास स्कोप, रेंज एंड एक्यूरेसी। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बन रहा है ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। ये आपके पास बी जो है ना वो करेक्ट आंसर है। देखें, इवेल्युएशन टूल्स मस्ट प्रोड्यूस द कंसिस्टेंट, रिलायबल एंड अनबायस्ड रिजल्ट्स व्हाइल द एक्यूरेटली मेजर्स व्हाट आर दे डिजाइन टू मेजरेबल। अब इन्होंने ना डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को ना डिफाइन किया हुआ है, ये जो आपको ऑप्शंस में दिए हुए थे। अ सेट ऑफ द स्कूल और अ कॉलेज कोर्सेज इन द सब्जेक्ट्स कंसिडर्ड इसेंशियल टू आ सुटेबल एजुकेशन इज कॉल्ड। अभी एक डेफिनेशन आपको दी हुई है, वो किस चीज़ की डेफिनेशन है? कोर करिकुलम की, इलेक्टिव करिकुलम की, एक्टिविटी बेस की या मॉड्यूलर की। तो यहाँ पे आपके पास करेक्ट आंसर है कोर करिकुलम। ठीक है, फिर से स्टेटमेंट को रीड कर ले। स्टेटमेंट आपके पास गिवन है अ सेट ऑफ स्कूल्स और कॉलेजेस कोर्सेज इन द सब्जेक्ट्स कंसिडर्ड एज एसेंशियल टू द सूटेबल एजुकेशन इज, जो मीन्स इसेंशियल हो, ज़रूरी हो कि हमने ये सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, कोर्स ऐड कर दें कॉलेज या स्कूल लेवल पे, तो ये आपके पास कोर करिकुलम होगा। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज़ द रोल ऑफ द फीडबैक इन द लर्निंग प्रोसेस। ये बाकी सब्जेक्ट्स में मैंने रिकॉर्डिंग की थी, उसमें भी बताया था कि फीडबैक बेसिकली होता है कि आउटकम्स होती है, लाइक मैं ये रिकॉर्ड करूँ वीडियो और उसका फीडबैक क्या होगा, आपके कमेंट्स, उसका मीन्स आपका जो रिस्पॉन्स चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो वो आपका फीडबैक होगा। इससे लर्निंग प्रोसेस पर क्या इसका रोल होगा। अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। देखो, अगर आपको नेगेटिव आपका फीडबैक आता है तो मीन्स कि मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है खुद को, तो इसमें मेरी पॉजिटिव लर्निंग हुई ना। और अगर आपका मीन्स कि पॉजिटिव आता है तो इससे भी मेरी इनकरेजमेंट होगी और मज़ीद मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। तो फीडबैक बेसिकली मेन रोल प्ले करता है लर्निंग प्रोसेस में। अब ऑप्शंस आपके पास है टू जज द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, टू करेक्ट द इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग एंड टू इवेल। देखो अब आगे ना वही बात कि टू करेक्ट एंड इम्प्रूव, करेक्ट भी करना, इम्प्रूव भी करना, अंडरस्टैंडिंग, ये आपके पास यहाँ पे बन रहा है करेक्ट आंसर। आई होप कि जो मैंने बैकग्राउंड बताया है तो आपको ये याद रहेगा इसका ऑप्शन। Feedback is crucial for the guiding the students to improve their understanding and performance. It helps them to identify the areas for the सिंपल मैं कह लूँ कि जो आप असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं उसमें जो भी आपको ग्रेड्स मिलते हैं, साथ में अगर टीचर्स कमेंट्स कमेंट्स भी करते हैं ना, तो वो आपके पास फीडबैक होता है और उसको रीड करने से आप नेक्स्ट टाइम असाइनमेंट में वो मिस्टेक्स नहीं करोगे। सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव, इनफॉर्मेटिव नहीं है, वर्ड पे फोकस करें, फॉर्मेटिव है। सिंपल सा एक वर्ड चेंज कर देंगे, आपने बस पढ़ना नहीं होता पूरा और लगा देते हैं आंसर। पूरी स्टेटमेंट को रीड करना है, समझना है, फिर ऑप्शंस लगाने हैं। इवेल्युएशन कंडक्टेड आफ्टर द फाइनल एग्जाम या कंटिन्यूस इवेल्युएशन ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है कि कंटिन्यूस इवेल्युएशन ज़्यादा बेहतर है। अ मेथड टू कैटेगराइज स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द टर्म आर रिव्यू बेस्ड ओनली ऑन द टेक्स्ट बुक। देखो, आपके पास क्वेश्चन है फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब फॉर्मेटिव इवेल्यूशन। फॉर्मेटिव इवेल्यूशन में ये वाला बी ऑप्शन जो है वो बेस्ट है, कंटिन्यूस इवेल्यूएशन ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में इसकी चलते हैं। A formative evaluation occurs during the learning process and provides the ongoing feedback, helping to identify the areas for the improvement and adjust the teaching methods as necessary. नेक्स्ट आपके 17th है, आपके पास है विच टीचिंग मैथड और फोकसेस ऑन द कोलैबोरेटिव लर्निंग अमंग द स्टूडेंट्स। कोलैबोरेट करना मीन्स पार्टिसिपेट करना, उसको कोलैबोरेशन कहते हैं। कॉपरेट करना, हाँ स्पेसिफिक वर्ड यहाँ पे आ गया है, कॉपरेट ही कोलैबोरेट को उसका सिनोनिम समझ लें। अब ऑप्शन आपके पास है विच टीचिंग मेथड फोकस ऑन द कोलैबोरेटिव लर्निंग अमंग द स्टूडेंट्स, लेक्चर बेस्ड लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, डिमॉन्स्ट्रेशन और इंडिपेंडेंट स्टडी। ये सारी हैं तो लर्निंग की टाइप्स।
लर्निंग के फैक्टर्स। बट ये जो बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास करेक्ट बन रहा है अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट। कोऑपरेटिव लर्निंग इज द करेक्ट आंसर हियर बेसिकली। ओके, let's see the explanation. Cooperative learning involves the students working together in a small groups to solve the problems. अब समझ आ गई कॉपरेट करना कि डिफरेंट ग्रुप्स बना दे स्टूडेंट्स के और वापस में कॉपरेट लाइक प्रोजेक्ट होता है ना, तो स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। शेयर द इनसाइट्स एंड डीपन द अंडरस्टैंडिंग। इट प्रोमोट्स द इंटरेक्शन पेयर लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोशल स्किल्स। सोशल भी हो जाता है कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आइसोलेट जो रहते हैं ना, आइसोलेशन में वो फिर जब कंपनी में आते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स की कंपनी में या लोगों की कंपनी में आते हैं, तो वो बात नहीं कर पाते, उनसे बात ही नहीं होती। तो जब जो लोग ग्रुप्स में रहते हैं, ज़्यादा सोशल रहते हैं, तो उनके अंदर सोशल स्किल्स खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाते हैं। उनको पता होता है कि मैंने कहाँ कौन सी बात करनी है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। विच इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ द इफेक्टिव असेसमेंट। कौन सी चीज़ जो है ना, वो इफेक्टिव असेसमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ट्रांसपेरेंसी और रैंडमनेस। देखो, वो रियलिटी तो है ना प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव असेसमेंट का। रिलायबल तो होनी चाहिए, वैलिड भी होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मीन्स उसके अंदर शफाफियत को बोल रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो रैंडमनेस जो है ना, वो नहीं, वो यहाँ पे नहीं बनता, तो ये करेक्ट आंसर है। रैंडमनेस होता है क्या अब हमारे पास, रैंडम होना किसी चीज़ का इज़ अ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव असेसमेंट। असेसमेंट मस्ट बी रिलायबल, वैलिड एंड ट्रांसपेरेंट। अच्छा, रैंडमनेस का इन्होंने बताया नहीं है, हम इसको डिफाइन कर लेते हैं सिंपल। मुझे लगता है कि मीन्स जंप्स लेना, किसी चीज़ में रेगुलर ना होना, उसको बोलते हैं रैंडमनेस। मेरे जहन में तो यही आ रहा है, वैसे हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। द क्वालिटी और स्टेट ऑफ लैकिंग द पैटर्न और प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स कि एक ऑर्गेनाइजेशन या एक हमने रूल सेट कर लिया, उसके अंदर लैकिंग ऑफ पैटर्न, कुछ पैटर्न हम मिस कर दें। रैंडम वही जो मैंने बताया वही चीज़ आ रही है। क्वालिटी और स्टेट ऑफ लैकिंग द पैटर्न और प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या अनप्रिडिक्टेबल अनप्रिडिक्टेबल होना चाहिए किसी चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे सही डेफिनेशन लिखी हुई है। इन द कॉमन यूजेज रैंडमनेस इज अ पेरेंट ऑफ एक्चुअल लैक ऑफ definite pattern or predictability in information. A random sequence of the events, samples or steps often has a no order or does not follows। ठीक है, बस आपको समझ आ गया ना। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग द रूब्रिक्स इन एवेल्यूएशन। ठीक है, अब रूब्रिक्स का जो है ना मेन बेनिफिट क्या है आपके पास, ये एक फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, रूब्रिक्स जो है, दे मेक द ग्रेडिंग फास्टर। मीन्स ग्रेड जो हम मिलते हैं हमें, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, या मार्क्स भी समझ लें इसमें, तो वो उसको फास्टर कर देते हैं। दे प्रोवाइड द क्लियर क्राइटेरिया फॉर द असेसमेंट, या दे इलिमिनेट मीन्स माइनस करना सब्जेक्टिविटी। दे प्रोवाइड द ऑटोमेटिक फीडबैक। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है रूब्रिक्स का, वो हमारे पास दे प्रोवाइड द क्लियर क्राइटेरिया फॉर द असेसमेंट। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। रूब्रिक्स प्रोवाइड द क्लियर एंड डिटेल्ड क्राइटेरिया फॉर द असेसमेंट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। ये एक फ्रेमवर्क है जो सेट करता है कि कौन कौन सी असेसमेंट स्टूडेंट्स लेनी है, उनके प्रोफेशन या उनकी डिग्री के मुताबिक इनकी क्विज़ेस क्या होंगे, असाइनमेंट क्या होंगे, जीडीबीएस से उनको टेस्ट करना है, या जो भी उनका क्राइटेरिया होता है ना, वो रूब्रिक्स सेट करता है। ये एक फ्रेमवर्क है स्टडी सिस्टम का। ठीक है, तो making the grading more objective and transparent, they also help the students understand expectations and areas for the improvement। तो ये सारी चीज़ें इसके जो है ना फंक्शंस के अंदर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, ये लास्ट वन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पर्पज ऑफ द लेसन। लेसन का जो है ना मेन पर्पज क्या है, टू प्रोवाइड शेड्यूल फॉर द टीचिंग, टू ऑर्गेनाइज द टीचिंग एक्टिविटीज इफेक्टिवली, या टू टेस्ट द स्टूडेंट्स नॉलेज, या टू सिलेक्ट द टीचिंग रिसोर्सेज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बन रहा है टू ऑर्गेनाइज द टीचिंग एक्टिविटीज इफेक्टिवली। देखो, लेसन प्लानिंग, लेसन प्लानिंग की तो टीचर ही प्लान करेगा ना, लेसन को स्टूडेंट तो नहीं प्लान करेंगे कल हमें ये वाला पढ़ा दें, ये आज हमें ये पढ़ा दे। टीचर ऑर्गेनाइज करके आता है, टीचर सेट करके आता है। तो ऑर्गेनाइज टीचिंग एक्टिविटीज़ इफेक्टिवली इसका करेक्ट आंसर है। देखो, लेसन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेज द टीचिंग एक्टिविटीज़ इन अ वे दैट अलाइंस विद द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इंश्योरिंग द लेसन्स फ्लो स्मूथली एंड द ऑल नेसेसरी कंटेंट इज कवर्ड इफेक्टिवली। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर ऐसा है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है इस वीडियो को, ताकि मेरी भी हेल्प हो और मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा आएँ, और बाकी सब कुछ वो बाकी सब कहते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स।